नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आपको जो है अभी थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, आप एडजस्ट करें क्योंकि लाइट नहीं है तो एक स्लॉट जो है अभी बंद है। चलिए, अब जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। 29 जुलाई का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मुइज्जम्स को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम। बताइए, यूनेस्को की जो है उसकी सूची में स्थापित किया गया है नया एक स्थल, उसका नाम क्या है? मुइज्जम्स। क्या नाम है? मुइज्जम्स जो है उस स्थल का नाम है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका जो आंसर है वो है असम। क्या है इसका आंसर? असम राज्य में जो है ये स्थल है। ये एक तरह का, अगर इसमें इमेज दी गई हो, देखिए ये है इमेज दी गई है कि ये पत्थरों को बहुत पुरानी ईंटों से बना गया है। उन ईंटों का नाम क्या है? मुइज्जम जो है उन ईंटों का नाम है। तो ये बहुत पुराना स्थल है और ये गुफा की तरह ये दिखाई देता है, अंदर एक गुफा टाइप की है। तो इसको जो है यूनेस्को की विश्व विरासत में जो है इसको स्थापित किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था हमारे भारत के जो स्थल हो चुके हैं वो कितने 42 हो चुके हैं, और अब जो है 43 जो है वो कौन सा है? असम का मुइज्जम। और जो अभी लास्ट हुआ था 42, वो कौन सा था? कर्नाटक का होयसल मंदिर। ठीक है, 42वां कौन सा था? कर्नाटक का होयसल मंदिर। और अब जो हो गया है असम का मुइज्जम। और उससे पहले जो है गुजरात का गरबा भी इसमें जो है इसको इसमें शामिल कर लिया गया है यूनेस्को में। तो आप इस चीज को भी याद रखें। चलिए, तो मुइज्जम जो है भाई वो 43वां जो है यूनेस्को की स्थल धरोहर में शामिल हो चुका है। इस लिस्ट में नामांकन के लिए 1 दशक से अधिक समय बाद शामिल किया गया है भाई ये। और 700 साल पुराने ये मुइज्जम ईंटें, ये जो स्थल है ये कौन सी ईंटों से बना है भाई? ये 700 जो है साल पुरानी ईंटों से ये बना है, और ईंटों का नाम क्या है? मुइज्जम। चलिए, तो पत्थर का खोखला तहखाना है ये, एक खोखला तहखाना टाइप का है, तो गुफा टाइप की है ये। ठीक है, और इसमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है भाई, असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री के नाम क्या है? हेमंत विश्व शर्मा। और राज्यपाल जो है गुलाब चंद कटारिया। और नेशनल पार्क जो है काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थापित है। ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। अब ये जो है कुछ करंट की जो बातें हम देखते हैं। देखिए, असम की जो है राज्य परिवहन निगम ने जो है भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक जो बाइक टैक्सी है वो चलाई है। 100% जो है इलेक्ट्रिक से चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो है वो बाइक या टैक्सी जो है वो कहाँ पर? असम राज्य में स्थापित की गई है। 8वां ब्रह्मपुत्र बेली फिल्म फेस्टिवल जो है गुवाहाटी में हुआ है। ये जो 8वां ब्रह्मपुत्र बेली फिल्म फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर? गुवाहाटी असम में स्थापित या संपन्न किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। हेमंत विश्व शर्मा को जो है इसके लिए, किसके लिए? अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए जो है गिनीज बुक का एक जो है इनको प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ये हमने 10 बार पढ़ लिया है और आपको रट भी गया होगा। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप में सम्मानित किया गया है। किस में सम्मानित किया गया है? जो सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप है वहां पर हेमंत विश्व शर्मा को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। चलिए, असम ने मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। ये मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण 1935 है, उसको जो है असम राज्य ने निरस्त कर दिया है। ये बहुत अच्छी पहल है असम राज्य के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। 25,000, फिर है 20,000, फिर है 27,000, फिर है 30,000। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है 25,000। अब ये टारगेट कब का रखा गया है? 31 मार्च 2027 तक का जो है ये टारगेट रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा 21 मार्च 2027 में जो है ये टारगेट रखा गया है, और 25,000 जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसको समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसमें क्लियर दिख रहा है कि भारतीय जन औषधि केंद्र जो है खोलने वाले हैं भाई 2027 तक। चलिए, और वो भी 25,000 केंद्र ये खुलने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मॉडल कौशल ऋण
योजना जो है किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, मनसुख मंडाविया, जयंत चौधरी, फिर है जेपी नड्डा, चिराग पासवान। बताइए इसका आंसर। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। मॉडल कौशल ऋण योजना जो है वो किस मंत्रालय ने जो है किस मंत्री ने लॉन्च की है? और इसका जो आंसर है वो है भाई जयंत चौधरी। क्या है? जयंत चौधरी। कौशल विकास एवं उद्योग मंत्री जो है वो कौन है? जयंत चौधरी। लिख लीजिएगा, जो कौशल विकास और उद्योग मंत्री हैं जयंत चौधरी, उनके द्वारा ये मॉडल ऋण योजना जो है लागू की गई है। हम आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, पर ये कौन से हैं? राज्य मंत्री हैं। ठीक है, अब ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। देखिए पहले पढ़ लीजिए कि कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री कौन है? जयंत चौधरी। ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। जब मैंने आपको ये बताया था, ये पूरे बता दिया था कि संविधान से रिलेटेड एक क्लास ली थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। जब मंत्री परिषद पढ़ाई थी तो कितने प्रकार के मंत्री होते हैं ये मैंने आपको बताया था। तो ये राज्य मंत्री जो आया है, तो आप इसके बारे में, तीनों मंत्रियों के बारे में, ठीक है, जितने भी मंत्री होते हैं वो मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये भी बता दिया कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको नहीं बताऊंगी कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे क्या होते हैं। तो आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कितने प्रकार के मंत्री होते हैं और उनके कैसे कैसे कार्य होते हैं, या उनको किस तरीके तक जो है उनको छूट प्रदान की जाती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पर जरूर से जरूर बताएंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे सुन के और निकाल देते हैं, तो आप मुझे ये बताएंगे। और हमने किसका नाम पढ़ लिया है? जयंत चौधरी। चलिए, तो दिल्ली में जो है मॉडल कौशल ऋण योजना जो है इन्होंने ही लागू की है। इसका उद्देश्य क्या है वो हम देखते हैं। देश के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना है, कहीं ना कहीं कौशल को विकसित करना है। उद्यम आप पढ़ रहे होंगे, इसमें जो वर्ड लिखा है, तो कहीं ना कहीं उद्योगों से संबंधित विकास करना इस योजना का एक उद्देश्य हो जाएगा। इस योजना के तहत देश भर में 25,000 युवाओं को शिक्षा एवं कौशल उन्नत के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 50,000 युवाओं को जो है ये टारगेट लिया गया है कि इस योजना से जो है वो लाभान्वित हो सके। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, पारादीप बंदरगाह, फिर है विशाखापट्टनम बंदरगाह, फिर कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा, ये जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर जो है ये जो सुविधा है वो स्थापित की जा रही है। मुंबई में स्थापित है। ये जो है कहाँ पर स्थापित है? ये मुंबई में स्थापित, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वहां पर स्थापित है। कृषि की जो है निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। देश में जो कृषि से संबंधित उत्पाद निर्यात और आयात किए जाते हैं या भेजे या दूसरे देश से आए जाते हैं, तो उसकी सुविधा के लिए जो है एकीकृत कृषि निर्यात जो है सुविधा लॉन्च की गई है। वो भी कहाँ पर? मुंबई के जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर ये स्थापित की गई है। बंदरगाह जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल, इसको नोट डाउन कर लें। और आप सभी को पता भी होगा कि बंदरगाह जहाज रानी जल मार्ग जो मंत्रालय है वो किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास में है। 284 करोड़ रुपए की जो है अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को मंजूरी दे चुकी है, या फिर ये मंजूरी जो है इतने रुपए जो है इस परियोजना के लिए लागू कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित योजना है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय। गजेंद्र सिंह जो है इस मंत्रालय के मंत्री हैं। किसके मंत्रालय के मंत्री हैं? गजेंद्र सिंह जो है वो संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें। संस्कृति मानचित्र मिशन, क्या नाम है इस योजना का? सांस्कृतिक मानचित्र मिशन जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है लॉन्च? संस्कृति मंत्रालय। गजेंद्र सिंह जो है वो इस मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए, संचालित जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन का उद्देश्य भारत भर में 6.5 लाख जो गांवों की सांस्कृतिक विरासत को जो है
सूचीबद्ध करना है। कितने गाँव का, इतने गाँव का जो है वो टारगेट लिया गया है कि इन गाँवों का जो है, इतने लाख गाँव का जो है हमको संस्कृति बचाना है या उनका जो है संरक्षण करके एक सूचीबद्ध उनको एक नामांकन उनका करना है। इस उद्देश्य से ये योजना जो है वो चालू की गई है। इस पहल में आईआईटी सक्षम प्लेटफॉर्म पर कलाकारों, कला रूपों और संस्थानों का एक जो है व्यापक डेटाबेस बनाना शामिल है। जो मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सी चीज़ है, उनको नामांकन करना है, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए उनको जो है एक सूचीबद्ध करके उनका संरक्षण करना इस योजना का उद्देश्य है। चलिए, बाकी कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। ये जो वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करना शामिल है। इसमें जो है इस जागरूकता के लिए, इस काम के लिए जो है एक मोबाइल ऐप बनाया जाएगा, एक वेबसाइट बनाई जाएगी जो है इस योजना के अंतर्गत ये लागू होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित भारत आसियान विदेश मंत्रियों की सम्मेलन में किसने भाग लिया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, राजनाथ सिंह, दूसरा है एस जयशंकर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है एस जयशंकर। आप सभी को पता है एस जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री हैं। देखिए, वैसे तो आसियान के हम सदस्य नहीं हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम आसियान के जो है सदस्य नहीं हैं, पर फिर भी हर बैठक में या कोई भी आयोजन होता है तो वो आमंत्रण हमेशा मिलता है। तो प्रधानमंत्री की जगह जो है हमारे भारत की जो उपस्थिति दर्ज की वो किसने की? एस जयशंकर। एस जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ एंड ईस्ट ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको आप लिख लीजिए। और इसके जो सदस्य हैं वो 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, ये सब जो है इसके, ब्रुनोई, ये इसके जो है कुछ 10 इसके सदस्य हैं। और अभी जो 11वां नया सदस्य जुड़ने जा रहा है इसमें, वो जा रहा है पूर्वी तिमोर। क्या नाम है? पूर्वी तिमोर जो है 11वां इसमें सदस्य जुड़ने जा रहा है, पर भारत इसमें सदस्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, 26 जुलाई 2024 को जो है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जो है राजधानी वियनतियाने में भारत आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में भाग लिया है। ये कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रख लो। कहाँ पर है भाई ये राजधानी जो है? कहाँ पर भाई? वियनतियाने में जो है यहाँ पर ये सम्मेलन हुआ है। और ये किसकी राजधानी है भाई? लाओ पीपल ड्यूमस जो रिपब्लिक है उसकी राजधानी है, वहाँ पर ये सम्मेलन किया गया। और जो एस जयशंकर है वो वहाँ पर गए, 26 जुलाई को ये संपन्न हुआ और वहाँ पर जो है भारत की उपस्थिति दर्ज कराई। बाकी कोई इसमें जानने की आवश्यकता कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है किस संगठन से संबंधित है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, यूरोपीय संघ, G20, नाटो और भाई अब जो है विश्व बैंक। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ने, मैं आपको पहले मैं आप शॉर्ट में बता दे रही हूँ, यूरोपीय संघ ने एक ऐसा संगठन या एक ऐसा टैक्स लगाया है, उनने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर आप कोई सामान भेज रहे हो या किसी भी उत्पाद में कार्बन का जो है ज़्यादा उत्सर्जन हो या कार्बन डाइऑक्साइड उस उत्पाद में ज़्यादा उपयोग की गई हो या बनाने में उसका ज़्यादा उपयोग किया गया हो, तो उसमें जो है कार्बन टैक्स लगाएंगे। अगर हमारे सामान पे, अगर मान लो उदाहरण के लिए भारत से कोई सामान गया, तो वो जो है उसमें कितने कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो उपयोग हुआ है वो हमारे भारत को उनको टैक्स देना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है उसकी मात्रा को कम करना और जो है पर्यावरण को सुरक्षित करना इनका एक उद्देश्य है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण में पाया कि यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा संयोजन तंत्र जो है पेरिस समझौते की भावना से साथ टकराव करता है और जो है कार्बन गहन उत्पाद पर EU जो है संयुक्त यूरोपीय संघ जो है टैक्स है भाई, यह सुनिश्चित करता है कि आयातित सामान पर अपने कार्बन उत्सर्जन के लिए भुगतान करें और अपने कार्बन मूल्य को घरेलू उत्पादों के साथ संरक्षित करें। बाकी कुछ है नहीं इसमें, देखिएगा।
देखिए इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है स्वच्छ उत्पाद हो, क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर उस उत्पाद में ज़्यादा उपयोग की जाएगी, कार्बन उपयोग किया जाएगा, तो कहीं न कहीं पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा और हमारे जलवायु को बहुत हानि है इससे। तो जो है इसको रोकने के लिए ये टैक्स यूरोपीय संघ ने जो है वो लगाया है। 8वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में खबरों में रही एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। आदिवासी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, फिर है छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्रदान करना, तीसरा है माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए योजना बनाने में मदद करना, और फिर चौथा है माता पिता की सेवा निवृत्ति की योजना बनाना। चलिए इसके जो आंसर है वो है माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों की भविष्य की वित्तीय जरूरतों के लिए जो है योजना बनाने का जो है वो मदद करना। कौन सी योजना चलाई गई है? एनपीएस वात्सल्य योजना। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है राष्ट्रीय पेंशन योजना जो है, राष्ट्रीय पेंशन योजना की ही एक सहकारी जो है या फिर उसी के अंदर से निकली गई एक योजना है, उसी का एक जो है हम इसको भाग मानेंगे। उसका नाम क्या है? एनपीएस वात्सल्य योजना। चलिए बच्चों के भविष्य के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगी, ये हमने ऑप्शन में पढ़ लिया है। चलिए माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए एक खाता खोल सकते हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं उनको एक खाता खोल सकते हैं जिसमें बच्चे के 18 वर्ष का होने तक देखिए नाबालिग बच्चा होगा और 18 वर्ष तक जब तक वो हो नहीं जाता तब तक 18 वर्ष तक हो जाएगा, उससे पहले ही हम जो है खाता खोल लेंगे नाबालिग बच्चों का और हम उसमें पैसे जमा करते रहेंगे। 18 वर्ष का हो जाएगा तो उसमें बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अभिभावकों और माता पिताओं को जो है वो सहायता प्रदान होगी। ऐसा एक योजना है वो चलाई गई है। वयस्क होने पर राशि एक मानक एनपीएस खाते में स्थानांतरित हो जाएगी और इसे गैर एनपीएस योजना में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने SIMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। इस्पात मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, और इसका जो आंसर है वो है इस्पात मंत्रालय। SIMS 2.0 जो है वो इस्पात मंत्रालय ने लॉन्च की है और इसके जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है? वो है HD कुमार स्वामी। क्या नाम है? HD कुमार स्वामी जो है उनके द्वारा जो है ये लागू की गई है। उन्नत जो इस्पात है आयात निगरानी प्रणाली सिम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। और जो है भाई इस्पात मंत्रालय ने इस्पात आयात निगरानी प्रणाली जो है 2.0 पोर्टल लॉन्च की है। इसका फुल फॉर्म क्या है? हमने अभी जो पढ़ा है SIMS जो है उसकी फुल फॉर्म है इस्पात आयात निगरानी प्रणाली जो है 2.0। ये लॉन्च की गई है इस्पात मंत्रालय के द्वारा। इस्पात मंत्रालय के मंत्री कौन है? HD कुमार स्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी इसमें कुछ डिटेल दी है वो हम पढ़ लेते हैं। 2019 में शुरू की गई जो है भाई SIMS जो है घरेलू उत्पाद उद्योग जो है विस्तृत इस्पात आयात डेटा प्रदान करना। देखिए सिंपल सी बात यह है कि जो इस्पात है, लोहा जो है उसके आयात और निर्यात पे जो है वो देखना कि कैसे आ रहा है, विकास इसमें हो रहा है कि नहीं रही, उत्पाद कितने सही तरीके से हो पा रहा है और उत्पाद जो है हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो और आयात हम कितने अच्छे से कर सकते हैं, कितना ज़्यादा जो है निर्यात हो सकता है, आयात हो सकता है, इस पे एक बहुउद्देशीय एक जो है योजना हमारे मंत्रालय ने जो है स्टार्ट की है। और इस्पात जो है उसकी श्रेणी में जो है हम दूसरे नंबर पे आते हैं उत्पादक के मामले में। उत्पादन जो है वो हम ज़्यादा करते हैं उत्पादक के मामले में। और पहले नंबर पे कौन है? चीन। पहले नंबर पे जो है वो चीन है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत आता है। और उपभोग जो करता है वो चीन ज़्यादा करता है और उत्पादक भी वो ज़्यादा है, उत्पादन भी वहाँ ज़्यादा होता है और उपभोग भी चीन ज़्यादा करता है। पर हमारे भारत में जो है उत्पादन क्षमता जो है दूसरे नंबर की है। चलिए उद्योग जगत से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मंत्रालय ने जो है ये योजना चलाई है और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पोर्टल को नया रूप भी दिया है। इस्पात जो है आयात की निगरानी करने और घरेलू इस्पात उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। चलिए उसके पोर्टल को जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया है नवाचार के लिए।
इस तरह के विस्तृत डेटा की उपलब्धता न केवल नीति निर्माण के लिए इनपुट प्रदान करती है, बल्कि घरेलू इस्पात जो है उद्योग को उत्पादन एवं विकास के क्षेत्र के बारे में संकेत देती है। कोई जानने की आवश्यकता नहीं है, हमने जो पढ़ा, जो मैंने आपको बताया सिर्फ इतना याद रखो। आप योजना का नाम याद रखो, कौन से मंत्रालय ने की है ये याद रखो, और कौन से मंत्रालय जो है वो कौन से के पास है, ये मंत्रालय किसके पास है, ये आपको जानने की आवश्यकता है। और 2019 में जो है ये लागू की गई थी, पर इसका जो नवाचार अभी किया गया है वो अभी किया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और आपका रिवीजन क्वेश्चन, ये रिवीजन के लिए रखा गया है। क्या है, बीसीसीआई ने जो है पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। 7.5 करोड़, 8.5 करोड़, 9.5 करोड़, 10.5 करोड़। बताइए इसका आंसर, हम सभी ने पढ़ रखा है और इसका जो आंसर है वो है 8.5 करोड़। पेरिस ओलंपिक जो है अभी शुरू हो गए हैं और अभी हमने एक जो है मेडल जीत भी लिया है। 26 जुलाई से ये पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके हैं और 11 अगस्त तक ये चलने वाले हैं और हमारी पहली जीत जो है अभी हो चुकी है। एक मेडल हमारे भारत के नाम आ चुका है। अभी तो गेम बाकी है, तो देखते हैं कितने मेडल हमारे पास आते हैं, फिर हम साथ में मिलके उसको भी पढ़ेंगे। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है बीसीसीआई, उसकी स्थापना 1928 में की गई थी और जो इसके सचिव हैं वो जय शाह हैं और इसके अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी। और 1928 में इसकी स्थापना और मुंबई इसका मुख्यालय जो है हो गया है। हमारे भारत के क्रिकेट को जो है कंट्रोल करने वाली संस्था यही है। इसने जो है किसको अनुदान दिया है? IOA, ठीक है, ओलंपिक जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को जो है इसने अनुदान दिया है 8.5 करोड़ रुपए का। चलिए बाकी तो कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने ये रिवीजन के लिए पढ़ा है, तो आपको ये आंसर जरूर पता होगा। चलिए इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।